दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक क्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह का या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बढ़ाने में मदद करती हैं। और आप जान लीजिए जो विश्वव्यापी ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग है उसके पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इस प्रकार की गैसें हैं और ये सभी गैसें वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती हैं। ये ठीक उसी प्रकार होता है जैसे ग्रीन हाउस ग्लास जो होता है वो अपने अंदर समाहित वायु जो है गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता, और इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि सन 1824 में जोसेफ फोरियर नामक विद्वान ने हरित गृह गैसों की संकल्पना प्रस्तुत की थी। और ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसों मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प तथा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वो गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण और उत्सर्जन करती हैं। और पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके बारे में जान लीजिए। तो ये हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आइए प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी प्रक्रिया है? तो सही उत्तर आप जानते भी होंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव वो प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण यानी अवरक्त विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। तो याद रखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बढ़ाने में मदद करती हैं। और विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। इसके अलावा मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैसों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो आप जान लीजिए, हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के ताप में बढ़ोतरी होना, ये ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो उत्तर है गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, ये ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव में जो वायुमंडलीय गैसें होती हैं मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिया जाता है और जिसके कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन देखिए, सी पार्क, JNN जेफर्स, जोसेफ फोरियर या एल जाबलर ने। तो उत्तर है ऑप्शन सी, जोसेफ फोरियर ने। दोस्तों जोसेफ फोरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसों की संकल्पना की थी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कैसे? तो उत्तर है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो जान लीजिएगा, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में जो वृद्धि है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वो गैसें हैं जो तापीय और रक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण और उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो यहाँ पर देखिए, अमोनिया और ओजोन नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये भी नहीं है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये भी नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। और आप जान लीजिए दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो गैसें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए कि ये गैसें दोस्तों सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं। अगर आप व्याख्या देखेंगे तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, दोस्तों आप जान लीजिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन अक्टूबर 2002 के अनुसार महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसों का ग्रीन हाउस प्रभाव या वैश्विक तापन प्रभाव आप इस तरह से देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 66% ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, मीथेन 16%, हैलोजन या कार्बन HCFC गैसें जो है ये लगभग 2%, नाइट्रस ऑक्साइड लगभग 7%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब लगभग 8% तथा अन्य गैसें 1% जो है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक ताप वृद्धि के लिए कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? तो उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम क्या है? आपको बताना है। तो सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे नंबर पर मीथेन, तीसरे पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन और चौथे पर नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये जो है दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले विभिन्न गैसों का घटता क्रम है। तो सबसे अधिक जो है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है? तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और जलवाष्प यहाँ पर दिए गए हैं। तो प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली अगर जो देखा जाए तो जलवाष्प हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक मात्रा जलवाष्प की होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक ऑप्शन ई यहाँ पर सही हो जाएगा। और ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें हैं जो पृथ्वी के वातावरण और बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय और रक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए मीथेन, जलवाष्प, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर आर्गन हो जाएगा। दोस्तों सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तो ऊष्मा पृथ्वी से बाहर निकलती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन व अन्य ऊष्मारोधी गैसें इस ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर लेती हैं और शेष बची ऊष्मा को पुनः धरातल को वापस कर देती हैं, जिससे वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा एकत्र हो जाती है। और विगत कुछ वर्षों में इन ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि हो गई है, जिसे वैश्विक ऊष्मन या भूमंडलीय तापन कहा जाता है। आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है और ये वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और मीथेन। तो इसमें से आर्गन हरित गृह प्रभाव वाली गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव क्या है? तो वैश्विक तापन में वृद्धि को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? यहाँ पर देखिए सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प हैं। तो सही उत्तर सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। पूछा गया है कि कौन से पदार्थ सार्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करते हैं?
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्योंकि सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस नहीं है, गैस नहीं है? तो देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। तो उत्तर है नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने वाली वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, औद्योगिक कारकों द्वारा इसका निःसरण होता है। अगला प्रश्न है, वह गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है और भूमि के तापमान में वृद्धि करती है? तो आप जान लीजिए, ये गैस है मीथेन। दोस्तों, धान के खेत, कोयले की खदान और घरेलू पशुओं के जुगाली करने से वातावरण में मीथेन उत्सर्जन होता है, और मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न है, निम्न समुच्चय में कौन सी गैसें ग्रीन हाउस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, आपको बताना है। तो इसमें आप देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प। ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी गैसें ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वो गैसें हैं जो तापीय और रक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण और उत्सर्जन करती हैं, और पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न समुच्चय में कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं? तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण गैसें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसें। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तापन या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी गैसें सार्वत्रिक तापन के लिए उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसें ये वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और प्रोपेन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोपेन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो सही उत्तर नाइट्रोजन ये हरित गृह गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रकृति में ये द्विआण्विक गैस के रूप में पाई जाती है, जो वायुमंडल की बाह्य परत की मुख्य संघटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन। तो आप जानते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और हरित गृह गैसें वायुमंडल में उपस्थित वो गैसें होती हैं जो तापीय और रक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण और उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनमें से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? देखिए, CH4, CFC, SO2, N2O या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो पहले तो दिया है मीथेन, दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप जान लीजिए दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल द्वारा चिन्हित प्रमुख हरित गृह गैसों में दोस्तों देख सकते हैं मीथेन, CFC, N2O शामिल हैं, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। और यहाँ पर
बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरह से देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सा नहीं है। अगर 4 ऑप्शन होते तो आप सीधे सल्फर डाइऑक्साइड लगा देते, लेकिन आप देख सकते हैं 5 ऑप्शन दिया गया है कि अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड जो है उत्तरदायी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अपने दोस्तों संशोधित उत्तर पत्र में इस प्रश्न का उत्तर ई माना है, पूर्व में सी को माना था। और ग्रीन हाउस गैसों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसों के आधार पर किया गया होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों में प्रत्यक्ष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, SF6, NF3 आदि हैं, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से इसमें अप्रत्यक्ष रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉन मीथेन वोलेटिलिक ऑर्गेनाइजेशन कंपाउंड और सल्फर डाइऑक्साइड शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में कौन सा परिवर्तन होता है? देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, वायुमंडल की आर्द्रता बढ़ जाती है, जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है या वायु की गति बढ़ जाती है। तो इनमें से आप देखिए तो जो प्रभाव उत्पन्न करते हैं ये आपके सही नहीं हैं, क्योंकि कोई भी ऑप्शन इसमें सटीक नहीं बैठ रहा है। पृथ्वी के वातावरण में जो विद्यमान ग्रीन हाउस गैसें हैं एक ऐसे आवरण की तरह व्यवहार करती हैं जिनमें से सूर्य से आने वाली लघु तरंग विकिरण प्रवाहित हो सकता है, लेकिन पृथ्वी से जाने वाला जो वापस जाने वाला दीर्घ तरंग विकिरण है पार नहीं कर पाता है। इससे पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ जाता है और इस प्रक्रिया को हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि से हरित गृह प्रभाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन हरित गृह प्रभाव से कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में किसी सार्थक वृद्धि के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हरित गृह प्रभाव से इसमें जो सटीक उत्तर है कोई नहीं हो सकता है। जलवाष्प आप जानते हैं कि एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, इसका हरित गृह प्रभाव में सार्थक योगदान है, लेकिन ये हरित गृह प्रभाव की तीव्रता से प्रभावित होती है। तो इसमें वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, तो ये आपका काफ़ी हद तक सही होगा। हरित गृह प्रभाव जो वातावरण में ऊष्मा और आर्द्रता में वृद्धि करता है, इससे जीवधारियों की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है, क्योंकि ऊष्मा और नमी प्रजनन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ये कथन सही है, लेकिन इसका उत्तर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वायुमंडलीय परिवर्तन नहीं है। तीसरा है कि हरित गृह प्रभाव को तापमान और दाब पर प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ने से दाब कम होता है, वायु की गतिशीलता बढ़ती है। तो बी और डी तो सही हो सकते हैं, लेकिन वो भी इतने सटीक रूप से नहीं सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित करके उसकी ऊष्मा को संचित करती है। सही नहीं है। सौर मंडल विकिरण के परावैगनी अंश को अवशोषित करती है, ये भी आपका सही नहीं है। संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है, तो संपूर्ण को तो नहीं अवशोषित करती है, लेकिन सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, पृथ्वी पर जो विद्युत चुंबकीय विकिरण आता है उसमें सौर ऊर्जा उसे कहा जाता है, और पृथ्वी की ऊष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में विकिरित होती है, जिसके अधिकांश भाग को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प आदि ग्रीन हाउस गैसें अवशोषित कर लेती हैं। तो याद रखिएगा, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित कर लेती है। तो दोस्तों, ये था घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।